नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं और जो तृतीय वर्ष तृतीय वर्ष के अंतर्गत चलता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा प्रयास किया गया था और राष्ट्र संघ की स्थापना की थी 1920 के अंतर्गत। राष्ट्र संघ के जो प्रावधान थे वो उसमें ये आशा की गई थी कि आगे जो युद्ध हैं वो नहीं होंगे, किंतु हम देखते हैं कि उसके ठीक 20 साल बाद में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो राष्ट्र संघ में जो प्रावधान किए गए थे उनमें कहीं कोई न कोई कमी रही थी, इस वजह से युद्ध को वो रोकने में असफल रहता है और 1939 के अंतर्गत ये द्वितीय विश्व युद्ध पुनः शुरू हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो और ज़्यादा भयानक था और ज़्यादा हानिकारक था विश्व की जनता के लिए, विश्व जनमत के लिए, और जिसमें जन धन की बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। तो जो एक तरफ जो है ध्रुवी राष्ट्र होते हैं जिसमें जर्मनी है, इटली है, जापान है, फिनलैंड है, हंगरी है इत्यादि, ये राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्रों की ओर से लड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र होते हैं जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है इत्यादि, ये देश भी लड़ रहे होते हैं। तो जब युद्ध चल रहा था उसी दौरान इन देशों के द्वारा, मित्र राष्ट्र देशों के द्वारा ये महसूस किया गया था कि विश्व में इस युद्धों की जो विभीषिका है उसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए और इसके लिए कोई एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जानी चाहिए जो अधिक प्रभावकारी हो और युद्धों को रोकने के लिए ज़्यादा कारगर साबित हो। तो इस प्रकार से ये महसूस किया जाने लगा था कि ये जो युद्ध जिसकी चपेट में सारी दुनिया आ चुकी थी और पूरे विश्व के सारे देश प्रभावित थे और बहुत ज़्यादा क्षति उसके अंतर्गत हो रही थी, धन हानि बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है, इसके लिए प्रयास करने लग गए थे। तो पहली बात तो ये थी कि इस युद्ध को सबसे पहले मित्र राष्ट्रों को जीतना था कि युद्ध यदि ध्रुवी राष्ट्र जीत जाते हैं तो सर्वत्र युद्ध का वातावरण हमेशा बना रहेगा। मित्र राष्ट्रों ने यह प्रयास किया कि पहले युद्ध को जीता जाए और उसके बाद ये एक ऐसी विश्व संस्था को स्थापित किया जाए जो युद्धों को रोक सके और शांति व्यवस्था स्थापित कर सकें और विश्व मानव जाति को संरक्षण दे सके और उनका एक वैज्ञानिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उनका विकास कर सके। तो इसके लिए युद्ध के दौरान ही इन देशों के द्वारा प्रयास करना शुरू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, हम इसको समझने का आज प्रयास करते हैं। तो क्योंकि सबसे पहला जो प्रयास था सेंट जेम्स महल की घोषणा थी जो लंदन में, जो ब्रिटेन के अंतर्गत आयोजित किया गया था 1941 के अंतर्गत, जून 1939 के अंतर्गत, और इसमें 9 देशों के द्वारा भाग लिया जाता है और इन देशों ने ये इच्छा जाहिर की कि विश्व शांति स्थापित करने के लिए कोई न कोई प्रयास किया जाना चाहिए और एकजुट होकर के सारे देश इसका प्रयास करें और जो युद्ध हैं उनको किसी प्रकार से भविष्य में रोका जाए, नहीं तो ये सारी पूरी दुनिया को ही समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत होती है। और दूसरा जो प्रयास है वो अटलांटिक चार्टर की घोषणा के माध्यम से हम जान सकते हैं। दूसरा प्रयास युद्ध के दौरान ही जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल थे और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट थे, 1941 में ही एक युद्धपोत पर मिलते हैं और विश्व शांति के कुछ सिद्धांतों पर वो आपस में चर्चा करते हैं और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रयास किया जाना चाहिए और निश्चित सिद्धांत स्थापित कर देने चाहिए और विश्व संस्था की स्थापना
की जानी चाहिए, जिससे कि इन युद्धों को किसी प्रकार से रोका जा सके। और इसी रूपरेखा के आधार पर सैन फ्रांसिस्को में जनवरी 1942 में सभी देशों को जो आयोजित बुलाया जाता है वहाँ पर, जिसमें कि ब्रिटेन है, सोवियत संघ है और चीन है। इसके अलावा 26 अन्य देशों ने भी इसमें भाग लिया था। और इसके अंतर्गत अटलांटिक जो चार्टर में जिन सिद्धांतों पर बात की गई थी उन पर इसके अंतर्गत इस सम्मेलन के अंतर्गत चर्चा की जाती है। और एक जो विश्व संस्था होगी उसके लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह कहा कि उसका नाम संयुक्त राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। सामूहिक रूप से सब लोग प्रयास करेंगे, सामूहिक रूप से ही विश्व शांति स्थापित करने के लिए इस संस्था का सहयोग करेंगे, तभी जा कर के विश्व स्तर पर एक शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। और इन सिद्धांतों पर इन सभी देशों की आपस में एक सहमति बनती है कि विश्व स्तर की एक शांतिपूर्ण संस्था स्थापित की जानी चाहिए। और उसके प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो शांति व्यवस्था, मानव जाति को संरक्षण देना, विकास के लिए कार्य करना, ये सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होती है और निर्णय लिया जाता है। दूसरा, इसके अलावा जो है बाद में जो एक और सम्मेलन आयोजित किया था, मास्को घोषणा जिसके नाम से हम जानते हैं, अक्टूबर 1943 के अंतर्गत। और इस सम्मेलन के अंतर्गत ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के विदेश मंत्रियों के द्वारा भाग लिया जाता है। और उनके द्वारा जो घोषणा की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है कि जितना जल्दी हो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए और विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए जितने भी छोटे बड़े राष्ट्र होंगे उनको उसका सदस्य बनाया जा सकता है। उनके साथ में समानता का व्यवहार या सदस्यता का जो वो होगा, सदस्यता जो होगी वो समानता के आधार पर होगी। तो इसके लिए जो जल्दी से जल्दी ऐसी विश्व संस्था की स्थापना की जानी चाहिए और इसके लिए निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से मास्को घोषणा इन प्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है और विश्व संस्था के लिए सक्रिय प्रयास करते रहने के लिए निर्णय लिया जाता है इस मास्को घोषणा के अंतर्गत। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्व के जो अगला जो सम्मेलन है वो तेहरान के अंतर्गत, जो ईरान की राजधानी है, उसके अंतर्गत ये प्रमुख जो देश हैं उनके प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। जैसे चर्चिल है, स्टालिन है, रूजवेल्ट है, ये यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और इन्होंने इस बात की विश्व शांति की स्थापना की बात को दोबारा से दोहराया और मानव के कल्याण से संबंधित, इसके अतिरिक्त मानव के कल्याण से संबंधित भी कार्य किए जाने चाहिए। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी विकास करने संबंधी कार्य किए जाने चाहिए और युद्धों को पूरी तरीके से समाप्त करने का निर्णय लेने का निर्णय किया गया था इसके अंतर्गत। और ऐसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिए और ये दिसंबर 1943 में ये तेहरान का सम्मेलन होता है। इसमें इस बात पर सहमति बनती है। अगला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो डम्बरटन ऑक्स जो भवन है वाशिंगटन के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत, उसमें डम्बरटन ऑक्स भवन के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। और इसमें बहुत सारे देश जो है भाग लेते हैं। रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है इत्यादि, ये देश इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। और इसमें ये जो सम्मेलन था डम्बरटन वाला, इसमें एक बहुत बड़ा जो निर्णय लिया गया था वो ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रूपरेखा है, विस्तृत रूपरेखा इसके अंतर्गत निर्धारित की गई थी, जिसमें कि ये निर्णय लिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उसके अंग कितने होंगे, कौन कौन से अंग होंगे और ये जो
किस जो अंग हैं, जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्यायालय है और सचिवालय है, ये इनका क्या क्या कार्य होगा, ये सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रूपरेखा बनाई जाती है। और विश्व शांति, इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया था कि विश्व शांति व्यवस्था को स्थापित करना है और सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्र इत्यादि, जो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्र इत्यादि, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भी ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इन क्षेत्रों के अंतर्गत भी कार्य करेगा। इस पर एक विस्तृत निर्णय किया जाता है इन शक्तियों के द्वारा, इन प्रतिनिधियों के द्वारा। और इसमें यह भी निर्णय किया गया था कि छोटे बड़े राष्ट्र जो होंगे वो सब राष्ट्र जो है समान रूप से इसमें सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। रूस का प्रस्ताव था कि जो महाशक्तियां हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिया इस संस्था के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसमें इनकी भूमिका जो है प्रभावकारी होनी चाहिए। ये सबकी मिलीजुली जो निर्णय होना चाहिए, सबकी सहमति इसमें अनिवार्य होनी चाहिए। तो इस पर बात हुई थी और इसी मत को लेकर के जो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो मतदान प्रणाली होगी या निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी, उस निर्णय लेने की प्रक्रिया पर इनमें आपस में मतभेद होता है और अंतिम निर्णय इसके अंतर्गत नहीं लिया जा सका था सुरक्षा परिषद के निर्णयों से संबंधित। किंतु जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो रूपरेखा है, उसकी जो ढांचा है, उस सब की विस्तृत इसके अंतर्गत चर्चा कर ली गई थी और निर्धारित कर लिया गया था। इसके बाद में जो अगला जो सम्मेलन हुआ था वो याल्टा के अंतर्गत आयोजित किया गया था 1944 के में, फरवरी 1944 में। और क्रीमिया याल्टा जो है वो क्रीमिया के अंतर्गत है रूस में। इसमें स्टालिन है, चर्चिल है, रूजवेल्ट, ये आपस में मिलते हैं और सुरक्षा परिषद की जो मतदान प्रणाली है उस पर निर्णय इसके अंतर्गत अंतिम रूप से लिया जाता है। और इसमें यह भी निर्णय लिया जाता है कि अगला जो सम्मेलन बुलाया जाएगा उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान बनाया जाएगा, एक चार्टर बनाया जाएगा और उसमें सारी चीज़ों का लिखित में प्रावधान किया जाएगा। और इसी आधार पर मार्च 1945 में इन देशों की ओर से 51 राष्ट्रों को आमंत्रित किया जाता है कि जो आगे जो आने वाला जो सम्मेलन होगा उसमें ये सारे राष्ट्र एकत्रित हों और उस संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतिम रूप से स्थापना पर सहमति दी जाएगी और उसका निर्धारण किया जाएगा, उसके चार्टर बनाया जाएगा। तो अगला जो सम्मेलन है वो 25 अप्रैल से और 26 जून तक 1945 में सैन फ्रांसिस्को के अंतर्गत, जो कि अमेरिका के अंतर्गत है, उसमें आयोजित किया गया था, जिसमें कि 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पोलैंड का प्रतिनिधि इसके अंतर्गत भाग नहीं ले पाया था, किन्हीं कारणों से, वहाँ की जो स्थिति है उसकी वजह से वो इसमें भाग नहीं ले पाया था। तो इसमें निर्णय लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया था और इसमें 111 अनुच्छेदों को निर्धारित किया कि इसके जो चार्टर के अंतर्गत 111 अनुच्छेद होंगे और एक संविधान बनाया गया था। उस चार्टर में सारे देशों के द्वारा जिन्होंने भाग लिया था उन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इस प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लग गया था, 25 अप्रैल से लेकर के और 26 जून 1945 तक ये प्रक्रिया चलती रही थी। इस पर विस्तृत चर्चा होती रही थी और अंततः इनकी सहमति बन जाती है और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित कर दिया जाता है और उसी दिन से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो शुरू में जो अस्थायी कार्यालय बनाया जाता है, जो कि लेक सक्सेस जो स्थान था, जो सिटी है, वहाँ पर इसको बनाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। बाद में 1946 में इसका एक स्थायी कार्यालय बना दिया जाता है न्यूयॉर्क के अंतर्गत और वहाँ पर इसको स्थापित कर दिया जाता है, इसके कार्यालय को। और तब से संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर अपने कार्य करते चला आ रहा है और विश्व शांति के लिए एक लंबे समय तक अभी तक कोई विश्व युद्ध की नौबत नहीं आ पाई है। तो इसको हम देख सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो इस प्रकार से स्थापित हुआ था काफ़ी लंबे प्रयास के बाद में। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।